everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our chapter number 7 के question answer. Chapter का नाम है अशोका, the emperor who gave up on the war. So starting this exercise question, सबसे पहला हमारा question है make a list of occupation of the people who lived within the Mauryan Empire. So यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके तहत आपको ये बताना है कि मौर्यन एम्पायर के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हो रहे थे। तो हमने देखा था कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे, जैसे कि ट्रेडर्स थे जो कि ट्रेड कर रहे थे और वो सिटीज में रह रहे थे। तो जो लोग जहाँ रह रहे थे वहां से हमें पता चला कि ये चीजें ये ऑक्यूपेशन हमारे मौर्यन एम्पायर में हो रही थी। तो वो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या ऑक्यूपेशन थे। सबसे पहले तो ट्रेड हो रहा था जो कि सिटीज में था। दूसरी क्राफ्ट बनाए जा रहे थे, क्राफ्ट मेकिंग चल रही थी। तीसरी चीज क्या हो रही थी, एम्परर के पास लोग काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट से गैदरिंग हो रही थी और हंटिंग भी की जा रही थी और एनिमल रेयरिंग भी की जा रही है। सो a list of occupation of the people who lived within the Mauryan Empire, ये रही आपकी वो लिस्ट जो कि कहाँ की है, मौर्यन एम्पायर की है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। पहला है ट्रेड और कॉमर्स, दूसरा है जॉब विद एम्परर, थर्ड है यू हैव क्राफ्ट, फोर्थ एग्रीकल्चर, फाइव एनिमल रेयरिंग, सिक्स्थ इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, सेवेंथ हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड एथ इज फिशिंग। तो ये सारे ऑक्यूपेशन हमारे मौर्यन एम्पायर में चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरियाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूल। तो क्या हो रहा है, क्या चीज कलेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल, जो कि किसके अंडर है, किसके कंट्रोल के अंदर है, रूलर के कंट्रोल के अंडर है, यानी कि राजा के नियंत्रण में कौन सी चीज कलेक्ट की जा रही है अफसरों के द्वारा। तो वो कौन सी चीज कलेक्ट कर रहे थे लोग, टैक्सेस। हमने पढ़ा था कि ये जो टैक्सेस है वो दोनों जगह कलेक्ट किए जा रहे हैं, उन जगहों पे भी जहाँ पे हमारे रूलर का डायरेक्ट कंट्रोल है और उन जगहों पे भी जहाँ पे रूलर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, यानी विलेजेस के अंदर। और वहां पे कौन कर रहा है, विलेजेस के अंदर या फिर कैपिटल के बाहर वाले इलाकों में, वो कर रहे हैं या तो गवर्नर्स या फिर ऑफिशियल्स। नेक्स्ट बी पे आते हैं, रॉयल प्रिंस ऑफन वेंट टू द प्रोविंस एज। रॉयल जो प्रिंस हुआ करते थे हमारे राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रोविंस यानी कि प्रांतों में किस प्रकार से जाया करते थे, किस पोस्ट पे जाया करते थे। सो दे वेंट टू द रॉयल प्रोविंसेस एज गवर्नर। गवर्नर के रूप में वो इन प्रोविंस में जाया करते थे। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द मॉडर्न रूलर ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। किन चीजों को हमारे रूलर मॉडर्न एम्परर्स कंट्रोल कर रहे थे जो कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम थे। तो सबसे पहले था हमारा रोड्स और दूसरा था रिवर। सो फर्स्ट विल बी योर रोड्स एंड सेकेंड विल बी फिल्ड बाय रिवर्स। तो इन जगहों पे हमारे मॉडर्न्स ने अपना कब्जा बना रखा था और यहाँ से उन्हें टैक्स और ट्रिब्यूट आ रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल इन फॉरेस्टेड regions provided the Mauryan official with। अब जो लोग फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे थे, फॉरेस्टेड रीजन में रह रहे थे, वो हमारे मॉडर्न ऑफिशियल को क्या प्रोवाइड कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वो एलिफेंट्स दे रहे थे, दूसरा टिम्बर, तीसरा हनी एंड वैक्स। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही थी हमारे फॉरेस्टेड पीपल के द्वारा मॉडर्न ऑफिशियल्स को। आपको यहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे इस फिलअप के। यहाँ पे हनी दे रखा है, हनी के साथ साथ आप चाहो तो वैक्स भी लिख सकते हो कि वैक्स को भी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे थे मॉडर्न ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है
आपके पास ए, दैट इज उज्जैन वॉज अ ग्रेट उज्जैन वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इंडिया अगर यहाँ है जो कि इसका नॉर्थ है, तो इस पार्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट को, ये वाला होगा नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पे तक्षशिला था। उज्जैन तो हमारे इंडिया के कहीं बीच में आता है, तो क्या ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ गेटवे प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, उज्जैन तो हमारे इंडिया के सेंटर में है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इट वॉज प्रोवाइडिंग रूट फॉर नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ को रूट प्रोवाइड करवा रहा था हमारा ये उज्जैन, न कि नॉर्थ वेस्ट में जाने का ये एक गेटवे था। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बी, चंद्रगुप्ता's ideas were written down in the अर्थशास्त्र। तो हम जब हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले ही हमारे टॉपिक में था दैट दिस चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय वेरी वाइज मैन, बड़े ही वाइज मैन के द्वारा ये सपोर्टेड थे। और कभी भी आप देखना, राजा बहुत कम ही ऐसे होंगे जो कि अपनी जीवनियां खुद लिखेंगे या कुछ किताबें खुद लिखेंगे। वो ज्यादातर अपने हिस्टोरियंस या फिर उन लोगों को हायर करते थे अपने बारे में या किसी भी विषय के बारे में लिखने के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती थी। अब ये जो हमारे चंद्रगुप्त थे, इनको एक बहुत ही वाइज पर्सन ने सपोर्ट किया था। कई लोग उन्हें इनका गुरु भी मानते हैं और वो थे चाणक्य, जिन्हें कई बार हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और ये अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारी नीतियां दर्ज है। तो चंद्रगुप्त ने ये अर्थशास्त्र नहीं लिखा था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? हमारे कौटिल्य थे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। सो बंगाल का एंशिएंट यानी पुराना नाम कलिंगा है। तो हमने हमारे चैप्टर में देखा था कि कलिंगा उड़ीसा के कोस्टल एरियाज को कहते हैं, यानी तटीय क्षेत्रों को कलिंगा का नाम दिया गया, कलिंगा राज्य का नाम दिया गया। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए डी, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ज्यादातर जो अशोकन टाइम की जितने भी पिलर्स है आप देखोगे तो वो ज्यादातर या तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई होंगी या संस्कृत में। मोस्टली ये ब्राह्मी में होती थी। और लैंग्वेज कौन सी थी? यस, प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन लिखी जाती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक वैसे ही जैसे आप बोलते हिंदी हो पर लिखते हो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज योर ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, what were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing धम्मा? धम्मा को इंट्रोड्यूस करके अशोका किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, निवारण करना चाहते थे? तो इसका आंसर है Emperor Ashoka wanted to solve the following problems by introducing धम्मा। धम्मा को इंट्रोड्यूस करके अशोका इन प्रॉब्लम्स का निवारण चाहते थे। पहला था इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज सब्जेक्ट्स, जो धर्म के ऊपर विवाद हुआ करते थे उनको सॉल्व करना चाहते थे। दूसरा था एनिमल सैक्रिफाइस ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल, धर्म के नाम पे जो एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था उसको खत्म करना चाहते थे। इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, सर्वेंट्स यानी हमारे नौकर और गुलामों की जो बुरी हालत थी उसको सुधारना चाह रहे थे। एंड फोर्थ वन इज कांस्टेंट डिस्प्यूट बिटवीन नेबर्स ओवर पेटी इशू। तो जो हमारे नेबर्स हुआ करते हैं, हमारे जो पड़ोसी हुआ करते हैं, उनके साथ जो झड़प होती, जो लड़ाई होती, छोटी छोटी मुद्दों के लिए, कई बार कूड़ा कोई फेंक देता है तो फिर लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ। तो ऐसे झगड़ों के लिए भी हमारे अशोका चाहते थे कि उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनकी जो प्रजा है, वो किसका पालन करे? धम्मा का पालन करे, यानी धम्मा इंट्रोड्यूस हो ताकि लोग खुशी के साथ मिलजुल के रहें। नेक्स्ट चलते हैं 5. What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? धम्मा के मैसेज को, संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया गया? तो अशोका ने क्या किया? सबसे पहले तो धम्मा ऑफिशियल अपॉइंट किए जिनका क्या नाम था?
यस, धम्मा महात्मा। सो धम्मा महात्मा अपॉइंट हुए। सेकेंड ये हुआ कि उनके जो मैसेजेस थे, धम्मा के जो मैसेजेस थे, उनको पिलर्स के ऊपर इंग्रेव किया गया ताकि लोग आसानी से पढ़ सके। उन्हीं की लैंग्वेज में, जो कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, प्राकृतिक, उस लैंग्वेज में पिलर्स पे धम्मा के रूल्स और रेगुलेशन को लिखे गए। और तीसरी चीज, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो अफसर, ऑफिशियल जो अपॉइंटेड थे इस काम के लिए, वो लोगों तक ये मैसेज पढ़ के सुनाए। तो लिखा कैसे है ये देखते हैं। अशोका adopted the following means to spread his message of Dhamma। इन तरीकों से उन्होंने अपने धम्मा का मैसेज पहुंचाया लोगों तक। फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, he appointed officials called Dhamma Mahatma who went to different places to spread the message of Dhamma। धम्मा का मैसेज दूसरी जगहों तक पहुंचाने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। दूसरी बात, he had his messages inscribed on pillars so the common folks could read them। अब क्या कर रहे हैं हमारे अशोका कि उन्होंने इन मैसेज को इंस्क्राइब करवा दिया, लिखवा दिया पिलर्स के ऊपर, ताकि जो आम इंसान है वो उन्हें पढ़ सके। थर्ड उन्होंने क्या किया, थर्ड उन्होंने ये किया कि ऑफिशियल्स वर डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर टू दोज हु कुड नॉट रीड। अब जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल्स को कहा कि तुम पढ़ के उन्हें सुनाओगे इस धम्मा के मैसेज को। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। Why do you think slaves and servants were ill treated? आपको ऐसा क्यों लगता है स्लेव और सर्वेंट को इल ट्रीटमेंट दी जाती होगी, बुरी तरीके से रखा जाता होगा? सेकेंड है इसी में, Do you think the order of the emperor would have improved their condition? क्या आपको लगता है कि सम्राट का आदेश इनके कंडीशन में कोई बदलाव ला सकता है? Give reason for your answer। तो आप अपने इस आंसर के लिए कोई रीजन दे, कोई सही तर्क दे। तो आंसर इसका, स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन। इन कारणों से सर्वेंट्स और जो हमारे स्लेव्स थे उनको इल ट्रीट किया जाता था, बुरा बर्ताव उनके साथ होता था। पहला ये था कि मोस्ट ऑफ देम वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि वो वॉर के, युद्ध के बंदी थे, यानी कि वो सैनिक हुआ करते थे जो युद्ध के अंदर हार गए होते थे। ये वो लोग थे जो युद्ध के अंदर हारे हुए होते थे, तो इसलिए ये स्लेव थे। Some belong to the lowest social order, especially शूद्रास। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि सोसाइटी के सबसे लोवेस्ट ऑर्डर, यानी सोसाइटी की जो हायरार्की है कि सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट वन दैट इज शूद्र। तो ये शूद्र कैटेगरी से जो बिलोंग किया करते थे वो लोग भी सर्वेंट और स्लेव हुआ करते थे। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट वाज virtually non-existent during that period। तो इस पीरियड में, अशोका के पीरियड में क्या हो रहा था कि जो राइट्स होते हैं, यानी अधिकार की बात करते हैं, आज के टाइम में सभी के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि आप सभी के पास अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, आप सभी के पास अपने मन का करने का अधिकार है। बट ये जो अधिकार है वो अशोका के पीरियड में नहीं था। तो क्या हुआ कि जो स्लेव्स थे और सर्वेंट्स थे उनको जीने का हक नहीं माना जाता था। उनको ऐसा माना जाता था कि दे आर प्रॉपर्टी, उनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता था कि उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। Their condition would have improved after the order of emperor because अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा क्यों उनको इल ट्रीटमेंट मिलती है। अब देखिए क्यों, कैसे उनके जो कंडीशन है, रहन सहन है, वो कैसे बदलेगा, कैसे उनके प्रति जो लोगों का व्यवहार है वो बदलेगा एम्परर के एक ऑर्डर से। फर्स्ट है, नो वन वुड डेयर डिफे द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द एम्परर हिमसेल्फ। तो कोई भी ये जरूरत नहीं करेगा, ये कोई ऐसा कर ही नहीं सकता कि एम्परर ने कुछ कहा और तुम ना मानो। कोई भी सुप्रीम ऑर्डर, यानी कि जो सबसे बड़ा पावर है, उसके आदेश का पालन नहीं करेगा, वो मतलब वो करना ही करना है। He will have to do, वरना क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो सभी को एम्परर का आदेश का पालन करना होता है। अगर जिसने नहीं किया उसकी तो शामत आनी है। तो सभी करेंगे,
अगर हमारे एम्परर कुछ कहेंगे। सेकेंड देखिए, दोज हु वुड डिसओबे द एम्परर वुड बी सिवियरली पनिश्ड बाय हिज ऑफिशियल। अब किसी ने कहा कि अरे ये तो शूद्र है, मेरा तो हक बनता है इसके ऊपर क्या करने का, इसको मारने का, इसको अच्छे से जीने ना देने का। तो अगर किसी ने ऐसा किया और एम्परर ने क्या कह रखा है, आपको ऐसा ट्रीटमेंट किसी को नहीं देना है, तो क्या होगा, उसको ऑफिशियल आके क्या करेंगे, बहुत बुरी तरीके से पनिश करेंगे। थर्ड चीज क्या होगी, द एम्परर वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, thus his words was law and had to be obeyed to his fullest extent। अब जो हमारे एम्परर है वो सबसे सुप्रीम कमांडर है, जो वो बोलेंगे उसका पालन करना होगा। अगर वो दिन को रात और रात को दिन कह रहे तो आपको भी वही मानना होगा, और जो भी वो कह दे वो लॉ होता है, वही कानून होता है। अगर किसी ने उसको फॉलो नहीं किया तो हमने देखा उसको सिवियरली पनिश किया जाएगा। सो अगर एम्परर बोलेंगे कि सर्वेंट्स और स्लेव को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, तो एवरीबडी हैज टू ट्रीट देम दैट वे। और अगर हमारा एम्परर कहेगा तो जरूर इन स्लेव्स के लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, write a short paragraph explaining to Roshan why the lion are shown on our currency note. List at least one other object on which you see them. तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपको रोशन को ये बताना है कि ये जो नेशनल एम्बलम है हमारा, ये जो लायन, अरे मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया। अच्छा कोई नहीं, पता नहीं किसी ने नोटिस किया है नहीं, बट ठीक है। तो ये जो लायन है हमारा, लायन वाली जो पिक्चर है वो करेंसी नोट्स पे क्यों है, और आपको एक और ऐसा चीज बताना है जिसके ऊपर आप इस तस्वीर को देखते हो। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं, द लॉयंस आर पार्ट ऑफ द लॉयन कैपिटल इन सारनाथ। सारनाथ में है ये हमारा लॉयन, और ये लॉयन कैपिटल कहा जाता है सारनाथ को। These lions are shown on our currency note and the greatest king of India, Ashoka, who built the capital. So ये जो सारनाथ है वो कैपिटल बन गया था अशोका का, और अशोका इस इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के ऑनर में हम इस चिन्ह को, उनका जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह जो 3 लायंस का जो चिन्ह है वो उनका चिन्ह माना जाता है, उनका सिंबल माना जाता है, और हम उसको इस सिंबल को यूज करके उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको ऑनर दे रहे हैं। Moreover, on Independence Day, the lion was recognized as the national animal, so the note also showed the lion capital. तो जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो इस लायन को हमने अपना नेशनल एनिमल माना, और ये नोट क्या है, लायंस को ही शो करते हैं। So another object on which has the lion are shown on the coin of our currency. Coins पे भी आप इन एनिमल्स को देख सकते हो, इस लाइन को आप देख सकते हो। दिस इज द सेकेंड थिंग। नेक्स्ट देखिए, सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर, व्हाट 4 कमांड्स वुड यू लाइक टू इशू। आपको अगर पावर दिया जाए कि आपको कुछ ऑर्डर इंस्क्राइब करने, लिखवाने हैं स्टोन पिलर्स पे, तो 4 ऑर्डर आप क्या लिखवाओगे। तो सबसे पहला क्या करूंगी मैं, स्लेवरी को अबॉलिश करूंगी, गुलामी खत्म करूंगी। दूसरा, एनिमल सेक्रीफाइस को रोकूंगी। तीसरा, पीपल जो लोग आपस में फाइट करते हैं उसको बंद करवाने को कहूंगी, और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करूंगी। तो लिखना कैसे है, टू आंसर दिस क्वेश्चन यूज योर ओन इमेजिनेशन। सबसे पहली बात तो ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी है, क्यों, क्योंकि ये जो 4 चीजें मैंने भी आपको बताई वो बेसिकली मेरी सोच है, मैंने बताई है, ये मैं चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो, आप क्या लिखवाना चाहते हो। देखो हमने पूरे चैप्टर में बात करी किसकी, अहिंसा की। हमने बात करी कि ऐसे एक राजा ने युद्ध का त्याग कर दिया और उसने एक नया रिलीजन का आविष्कार किया। उस रिलीजन के अंदर जो जो चीजें थे मैंने बस वही चीजें आपको बोली है लिखने को। सो आप अपनी इमेजिनेशन यूज करो, अपना बुद्धि, अपना एक तरीके से कहा जाए सृजनात्मकता यूज करो। ओके, आई एम लर्निंग हिंदी, तो सृजनात्मकता यूज करिए आप अपना, और आप बताइए मुझे कि और क्या क्या चीजें हम इस पिलर के ऊपर इंस्क्राइब करवा सकते हैं। मैंने बताया आपको स्लेवरी, ये 4 चीजें। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जाके आप इसे लिखना, ठीक है, कि स्लेवरी शुड बी अबॉलिश्ड, एनिमल सेक्रीफाइस बी स्टॉप,
पीपल शुड नॉट फाइट अमंग देमसेल्फ, अपने आपस में फाइट नहीं करना है उन्हें, डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं करवाना है जेंडर, कास्ट या फिर कलर या क्रीड के ऊपर. सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. आप अपने सोसाइटी के अंदर क्या देख रहे हो, आपको क्या लगता है क्या चीजें बैन होनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. I will meet you in the next video with a new chapter. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.